नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। इस चोट से उभरने के लिए कोशिशें जारी हैं। भारत की बात करें तो भारत आपदा में अवसर की तलाश में आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे देश की आत्मनिर्भरता को गति तभी मिलेगी जब राज्य सरकारों की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। और बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा का जो योगदान है वो देश की जीडीपी में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और इसी कड़ी में हरियाणा का बजट सत्र भी चल रहा है, जिसमें कोशिश ये है कि प्रदेश को गति देने के साथ साथ देश के विकास में सहयोग कर कोरोना के आघात से बाहर निकलने में हरियाणा अपनी भूमिका निभाए। लेकिन बजट सत्र के बीच में कल का दिन बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि कल सदन में मौजूद रहने वाली बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी परीक्षा का दिन है। क्योंकि अग्नि परीक्षा होनी है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में कौन सफल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मसला यह है कि 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है और इसके लिए स्पीकर ने अपनी अनुमति दे दी है। प्रदेश में किसान आंदोलन समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। हरियाणा में 10 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान तीनों पार्टियों की तरफ से अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की तरफ से तीनों पार्टियों की बात करें, अपने अपने विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने वीडियो के साथ साथ पत्र लिखकर भी हरियाणा के सभी विधायकों से विधानसभा में लाए गए बीजेपी, जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है और विधायकों के घर घर जाकर उनके आवास का घेराव करते हुए, वहां पर प्रदर्शन करते हुए भी इसकी अपील करते हुए किसान संगठन नजर आए। इतना ही नहीं, किसान संगठनों ने सभी विधायकों से कहा कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर सरकार को बताएं कि लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, और इसके चलते विधायकों पर दबाव बढ़ गया। लेकिन अब देखना यह है कि कल की अग्नि परीक्षा के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जननायक जनता पार्टी हो, निर्दलीय हैं, और कल का दिन किस पर भारी है, इस पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। और हरियाणा सरकार पर क्या इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या फिर सरकार को ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त सरकार के ऊपर कोई खतरा है। पहले आपको जानकारी दे, व्हिप होता क्या है। एक लिखित आदेश है जिसमें पार्टी के नेताओं को, विधायकों को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। यह शब्द पार्टी लाइन का पालन करने के लिए पुराने ब्रिटिश प्रथा व्हिपिंग से लिया गया है। ये 3 तरह के होते हैं, एक लाइन का व्हिप, दूसरा 2 लाइन का व्हिप और 3 लाइन का व्हिप। इन तीनों में 3 लाइन का व्हिप अहम माना जाता है। इसमें इस्तेमाल की बात करें तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस या वोटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और अगर किसी सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म होने का भी इसमें प्रावधान है। राजनीतिक दल व्हिप जारी करने के लिए सदन के सदस्यों में से अपने दल के एक वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति इसके लिए करते हैं, जिसे मुख्य व्हिप या सचेतक कहा जाता है। तो सचेतक की तरफ से बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इस वक्त हरियाणा विधानसभा में कुल 88 विधायक हैं, 2 सीटें इस वक्त खाली हैं। विधायक बीजेपी के 40 हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 30 है, जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक 7 हैं और एक हलोपा के विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 88 विधायक हैं। और इस अगर कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होती है तो सरकार को 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत कल रहने वाली है। अब इसके लिए कोरम कितना है बीजेपी के पास, गठबंधन सरकार के पास, और कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास आ गया है, उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर
कांग्रेस कितनी ताकत के साथ अपनी बात रख रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है, इस वक्त हरियाणा की राजनीति में ये बड़ा मसला गरमाया हुआ है कि किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन कृषि कानूनों का विरोध करने, इन कानूनों को निरस्त करने की मांग लगातार सरकार से कर रही है। यानी किसानों की आवाज में आवाज विपक्ष मिला रहा है, और उसकी जो आवाज है, उस आवाज में दम कितना है वो कल हमको देखने को मिलेगा हरियाणा के विधानसभा के पटल पर। अगर यहां से कुछ भी ऐसा होता है जिससे सरकार के प्रति अविश्वास का भाव पैदा होता है तो सरकार के लिए संकट के बादल हैं, और ऐसा नहीं होता है तो सरकार सेफ है, कोई संकट सरकार पर किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन अगर सरकार सेफ भी हो जाती तो क्या सरकार को आने वाले दिनों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये एक और सवाल है। हम लगातार एक बात कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष नजर आ रहा है, किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास है। कुछ और मसले कांग्रेस पार्टी लगातार बता रही है, और इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव की कल तैयारी है। लेकिन इस प्रस्ताव में दम कितना है, सत्ता पक्ष खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस वक्त हरियाणा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं, वो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कह रही है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं। भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। भाग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मपाल धनखड़ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और संजय आहूजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जितेंद्र चंदेलिया जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि लोगों में विश्वास नहीं रहा सरकार के प्रति, और उसी के बूते आप लोग विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुके हैं। कितनी ताकत है इस अविश्वास प्रस्ताव में? शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश में कोरोना काल के अंदर आपदा को अवसर में बदला है भाजपा जजपा की सरकार ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सबके सामने। जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आज किसान मजदूर देशव्यापी आंदोलन में सड़कों पर है, और पीपली के किसान पर जिस तरीके लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और भैर भ्रष्टाचार का माहौल जिस तरीके से भाजपा जजपा की सरकार में बना हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज भाजपा और जजपा की जो सरकार है वो डरी हुई है। उनको पता है जिस प्रकार किसान संगठनों ने, किसान संयुक्त मोर्चा ने, आपका चैनल भी दिखा रहा है, देश के तमाम बड़े चैनल भी दिखा रहे हैं, निष्पक्षता से जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकार भी दिखा रहे हैं, जो कलम के सिपाही हैं, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में जो हमारा एक मजबूत स्तंभ है, वो दिखा रहे हैं कि हरियाणा के हालात आज सरकार के डगमगाए हुए हैं, सरकार डरी हुई है, विश्वास खो चुकी है जनता का। मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार शराब और रजिस्ट्री घोटाला यहाँ पर हुआ है, एसआईटी जांच बैठाई जाती है, लेकिन एसआईटी जांच में छोटी मछलियों पर गाज गिर रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से शराब और रजिस्ट्री घोटाला हुआ और हजारों करोड़, 9,500 करोड़, मैं माफी चाहता हूँ, 9,500 करोड़ का जो राजस्व का घोटाला हरियाणा सरकार का हुआ, और 2 लाख करोड़ आज मैं बताना चाहता हूँ गंभीरता से। और विधानसभा सत्र में भी हमारे एक माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने बात उठाई और बताया प्रामाणिक तौर पे विधानसभा सत्र के दौरान कि 2 लाख करोड़ के कर्ज में हरियाणा में जजपा और भाजपा की सरकार है, जो हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। और मैं बताना चाहता हूं 26 फरवरी को एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से आप ध्यान से सुनना शमशेर जी, और दर्शकों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। 26 पर भैर भ्रष्टाचार किस तरीके से, कैसे रोज इनके राज में, भाजपा जजपा के राज में महिलाओं की इस्मत लूटी जाती है और हत्याएं होती हैं, और किसान मजदूर की बात उठाने पर किस प्रकार जानलेवा चाकुओं से हमला होता है। 26 फरवरी को मेरे भाई, मेरे खुद के भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे रियल ब्रदर राहुल चंदेलिया पर 26 फरवरी को चाकुओं से हमला हुआ, जो जिंदगी मौत के बीच में जिसने लड़ी। आज मैं इस सरकार के खिलाफ मैंने
समस्याओं को उठाया। आपने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? चंदेलिया साहब, ये हमला हुआ, इस हमले के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने, क्या कार्रवाई करोगे? जी, पुलिस कमिश्नर साहब फरीदाबाद से, ओपी सिंह जी से, तमाम प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का मिला और वरिष्ठ समाज सेवी लोग मिले। सुरक्षा की गुहार की। पहले भी एक प्रदेश प्रवक्ता की हत्या हो चुकी है फरीदाबाद में, लेकिन और मेरे पे भी कई बार हमले हुए, मुझे पहले सुरक्षा दी गई, लेकिन सत्ता और राजनीतिक लोगों के दबाव में मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है। और पुलिस प्रशासन तफ्तीश के नाम पर दोषियों को निकालने का काम कर रहा है। 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। तिगांव थाना में एसएचओ, एसीपी के सामने जिनके बाई नेम थे, 307 जैसे संगीन धारा के मुकदमे में मेरे भाई के कई ऑर्गन निकाले जा चुके हैं, अंग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के आधार पर अंग क्षतिग्रस्त होने पर डेंजरस टू लाइफ स्टेटमेंट पर 307 का मुकदमा बनता है। उन लोगों के नाम थे। अगले दिन उनको बुलाया गया। एक मंत्री का फोन जाता है, मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, सत्ता में बैठे भाजपा के एक मंत्री का फोन जाता है और दो दोषियों को, जिनके नाम 3 लोगों के नाम थे, दीपक, संजय और सुमेर, दीपक और सुमेर को छोड़ दिया जाता है। संजय को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। और षड्यंत्र जिन्होंने रचा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तफ्तीश के नाम पर क्राइम ब्रांच को जो अब ये स्थानीय पुलिस को ना देकर क्राइम ब्रांच को जब हमने बहुत विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस कमिश्नर से पूरा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का मिला, तो हमारे इस मामले को क्राइम ब्रांच को दिया गया। लेकिन वो एसएचओ तिगांव का रिश्तेदार है, उन्हीं की जाति से है। और तफ्तीश के नाम से क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव सीआईए का एसएचओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उसकी बातों से मुझे लग रहा है मेरे भाई के बयान ले लिए गए हैं। बयान लेने के बाद भी अभी तक ना तो सुरक्षा दी गई है, ना किसी दोषी को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के नाम पर पुलिस प्रशासन निकालने की कोशिश कर रहा है दोषियों को। मेरे साथ ऐसी घटना है। अभी तो कोई सुरक्षा नहीं है और दोषियों को बचाने का प्रयास पुलिस और सत्ता के लोग कर रहे हैं। जी, मेरा कसूर इतना था, सिर्फ मैंने किसान मजदूर की आवाज उठाई थी, जिसका खामियाजा मुझे मेरे भाई की जान और परिवार की जान पर जो बनी हुई है वो भुगतना पड़ रहा है। अरे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे जजपा का हो, भाजपा का हो, सबसे पहले मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे परिवार तो माँ, बहन, बेटी, भाई, परिवार, माँ बाप, ये तो सबके साझा होते हैं। न्याय की आवाज सभी को उठानी चाहिए। लेकिन मेरे साथ में इस तरीके की घटना घटित हो रही है क्योंकि मैंने किसान मजदूर की आवाज उठाई थी, जनहित के समस्याओं को मैंने उठाया था। तो मैं बताना चाहता हूँ, बहर भ्रष्टाचार का माहौल इस कदर यहाँ पर बना हुआ है। फरीदाबाद जैसे शहर में हत्याएं होती हैं, दिन में हत्याएं होती हैं और दिन में चाकुओं से गोद दिया जाता है, एक व्यक्ति को मार के छोड़ दिया जाता है। ठीक है चंदेलिया जी, दुर्भाग्य की बात है, सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त गुंडे, अपराधी सरेआम घूमते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार अपना विश्वास हो चुकी है। और कल आप ये आपके पॉइंट्स हैं, मजदूर और आम व्यक्तियों के गुस्से का इनको सामना करना पड़ेगा और इस सरकार गिरेगी। ठीक है, देखते हैं। भाग सिंह दमदमा जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कल अविश्वास प्रस्ताव में वो लोग कामयाब होंगे, सत्ता पर संकट के बादल हैं, सरकार गिरेगी, और उन्होंने कानून पर भी कई सारे सवाल खड़े किए, व्यक्तिगत पारिवारिक कोई मसले के बारे में जानकारी दे रहे थे और उसमें मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए शमशेर जी, मेरे भाई अभी चंदेलिया जी के परिवार के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो दुखद है और हम इस मामले में जरूर भाई के साथ हैं। लेकिन अगर इस बात में कहें कि प्रदेश के अंदर आज किसान की आवाज उठाने वाले भी बहुत लोग हैं और जब जब विपक्ष के तौर पे है सरकार के खिलाफ हर व्यक्ति ने आवाज उठाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं झगड़ा कोई और रीजन निकल कर आएगा। सिर्फ ये रीजन नहीं होगा कि किसान की आवाज उठाई या दलित की आवाज उठाई है उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि राजनीतिक मेरे भाई हैं, ये भी इस बात को समझते हैं। हो सकता है ये परिवार भाई बहुत ठीक हो, दूसरों की कोई इंटेंशन कोई और हो, लेकिन ये सीधा सीधा के किसान और इसकी सरकार की आवाज उठाने पर इस प्रकार के हमले हुए, फिर तो विपक्ष ही न रहे प्रदेश के अंदर। चंदेलिया साहब, मैंने आपकी पूरी सुनी, इस प्रकार तो विपक्ष न रहे। अभी चंदेलिया साहब इनसे भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा में भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, फिर तो अराजकता का माहौल हो जाएगा सरकार करने पे। ये बात किसी की नहीं, लेकिन हाँ आपने आज बताई है, आपकी बात के अंदर पूरी जांच भी होगी और जो दोषी होंगे काम के अंदर इस गलत जो उनके ऊपर हमला हुआ है उन पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। लेकिन सीधा सीधा एक सरकार से जोड़ देना ये भी कहीं सही बात नहीं है। दूसरा, कल की बात इन्होंने कही कि सरकार को किसी प्रकार से खतरा नहीं। अभी मेरे भाई ने कहा कि कोरोना को अवसर में बदलने की बात, आज अगर इनकी बात कहें कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को अवसर में बदलने के लिए प्रदेश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, शमशेर जी यदि प्रदेश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आता है क्या केंद्र के आदेश वहां से बदलेंगे?
क्या प्रदेश के अंदर आज सरकार हट जाती है ये कहते जिस प्रकार से, वो किसकी बनेगी? क्या किसान को इससे किसी तरह से जो रिलीफ ये मांग रहे हैं कि हमें इस प्रकार, वहां उसका कोई हल है? हमारी सरकार मजबूत है। कल पूरी तरह से नहीं, आप सरकार लोगों ने से पूरे संवैधानिक ये तरीके सवाल से तो मौका पूछ दिया सकते है। हैं, ये सवाल तो पूछ सकते हैं। कह रहे हैं कि जनता में, विपक्ष का काम ये होता है, दमदमा साहब, विपक्ष का काम ही होता है कि अगर आवाम में, एक मिनट चंदेलिया साहब, एक मिनट चंदेलिया साहब, मेरे बाद आपको चंदेलिया जी, चंदेलिया साहब, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। लेकिन भाग सिंह जी, एक सवाल तो है कि अगर लगता है विपक्ष को कि आवाम के अंदर कोई रोष है किसी मसले को लेकर, तो उसको लेकर सरकार को घेरने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया ला सकती है। इसमें ऐसे क्या है? केंद्र सरकार कानून, केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने हैं, केंद्र सरकार ने कानून लागू किए, लेकिन सरकार से तो पूछा जा सकता है, प्रदेश सरकार से पूछा जा सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया का ही पालन हो रहा है। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, इनको समय दिया गया है और इन्होंने भी विहिप जारी, जिस बात की विहिप की आप बात कर रहे हैं वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी बत्रा जी ने विहिप जारी किया, जजपा ने किया, भाजपा ने किया। कल सरकार को किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। पूरे विधायक सरकार के जो बहुमत है उससे भी बहुत ज्यादा विधायक है हमारे पास, और कल ये अविश्वास प्रस्ताव इनका बहुत बुरी तरह गिरने। ठीक है, संजय आहूजा जी, संजय आहूजा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ना, सुन रहा हूं जी। संजय आहूजा जी, कल के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी को लगता है बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं, सरकार के ऊपर संकट के बादल हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है इस बात को लेकर कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है? और जो कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार में अविश्वास हो गया आम आदमी में, उसको लेकर सरकार के पास क्या जवाब है? देखिए हिमशेर जी, आप ऐसा है कि सरकार बिल्कुल विश्वास मत अपना हासिल करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो अलायंस की सरकार है, 40 बीजेपी के और 10 जेजेपी के और 5 निर्दलीय, हमारे पास पूरा विश्वास मत है। विपक्ष का काम है अभी विश्वास प्रस्ताव लाना, और ये जो बात कर रहे हैं ये अपने स्तर पर कर रहे हैं कि जनता में विरोध है। जनता में विरोध कहीं भी नहीं है, सरकार को लेकर कहीं भी कोई विरोध नहीं है। आज कुछ तस्वीरें आई थी हमारे पास, उन तस्वीरों में नजर आ रहा था कि कुछ किसान हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर, वो जितने भी विधायक हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके घर में जाकर प्रदर्शन। एक मिनट चंदेलिया साहब, बीच में नहीं, देखिए ऐसा नहीं, आपको वक्त दूंगा पूरा बोलने का, आपका जब टर्न आए बोलने का तो आप बोले, कोई आपत्ति मुझे नहीं, लेकिन बीच में ना बोले। जो आज तस्वीरें सामने आ रही थी उनमें ये कहा जा रहा है उन किसानों की तरफ से कि आप लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सहयोग करें। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, धरना करने का, विरोध करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है इस हिंदुस्तान में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किसानों से आग्रह किया कि आप किसान आकर बात करें। जब ये राजनीतिकरण हो गया, जब राजनीति के लोग इसमें जुड़ गए, तो ये आंदोलन नहीं रहा। तो किसान जो हैं, अगर किसान एक्चुअल में बात करना चाह रहे हैं, ये जिद कौन सी है कि रद्द करो तो हम बात करेंगे, ये कौन सी जिद हुई? और हमारी सरकार 2024 तक स्थिर सरकार है। 2024 में अगर हमने अपना जनता से अपना विश्वास मत खोया होगा तो 2024 में हमें जनता दिखा देगी। और 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक मेरे को किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया था। तो 2022 में अभी 1 साल बचा है। उसी कड़ी में उन्होंने ये जो कानून, 3 कानून अध्यादेश लाए हैं, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मैं एक सवाल अक्सर पूछ लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन क्या ये भी कहा था कि ऐसे कृषि कानून लेकर आएंगे? अपने घोषणा पत्र में बातें रखी थी क्या? उसके लिए बताया था कि उसके नाम पर वोट मांगे थे क्या सरकार? उसके नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे थे क्या? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, 2022 में आय दुगनी करने का संकल्प लिया था, तो उसी कड़ी का ये हिस्सा है। आप मतलब उस चीज को कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी बातें 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने रखी थी कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसमें तीनों कृषि कानूनों की बात जो आज हम कर रहे हैं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ऐसा था क्या? पूछूंगा फिर मैं बताता हूँ। आय दुगनी करने का संकल्प लिया कि 2022 तक मैं किसानों की आय कर दूंगा। तो उस कड़ी का ये हिस्सा है जो 3 विधेयक लाए गए, 3 ये कानून लाए गए, जिनको ये इससे कैसे आमदनी दोगुनी हो जाएगी? संजय आहूजा जी, इससे आमदनी कैसे दोगुनी हो जाएगी?
फिर वही बात मैं पूछ रहा हूं कैसे होगी? नहीं देखिए, आज अगर गेहूं 1800 रुपए बिक रहा है, किसान की आमदन की बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि वो 2600, 3200, 3600 खरीदा जाएगा? देखिए ये फिर वही बात, मैं जो इस बात के विषय पर आप कह रहे हैं कि आज 1800 खरीदा जा रहा है, कल को 3600 में खरीदा जाएगा, इस कड़ी में जब तो कोई काम नहीं करेगा तो ये कैसे पहुंचेगा वहां तक? आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आप विश्वास दिला रहे हैं तो विश्वास तो आप बोल रहे हैं, आप बोले, प्रधानमंत्री मोदी बोले, बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोले, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये खास प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर जो भी व्यक्ति बात रखता है उसकी बात को तवज्जो दी जाती है। हाँ, देखिए, जो दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया गया उसको पार्टी भी और सारी वो सभी इसको ऑन करती है चीजें, हम भी इसको ऑन करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए मैं आ रहा हूं धर्मपाल। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना, ऑथेंटिक। अब विपक्ष कौन सा सर? कि सत्ता पक्ष आहूजा जी विश्वास खो चुकी है। आहूजा जी, विपक्ष कौन सा? 2014 के बाद वाला कि 2014 से पहले वाला विपक्ष? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो, विरोध की बात कर रहे हो? ये 2014 की बात करूंगा मैं, विपक्ष तो क्या, मतलब 2014 के बाद वाला विपक्ष है उसका काम विरोध करना, उससे पहले वाले का काम विरोध करना नहीं था? बिल्कुल विरोध करते थे। मैं फिर बता रहा हूँ संजय जी, तथ्यों के आधार पर आए हमारे से बात करें, विपक्ष भी हमारे से बात करे तथ्यों के आधार पर। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये रिकॉर्ड रहा है, दूसरी बार हम सत्ता में आए हैं, विपक्षी नेताओं से मिलकर सुझाव मांगे जाते थे कि बताइए हमें सरकार को, हरियाणा की जनता को ये इतना काम करना है। ठीक है, चंदेलिया जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले धर्मपाल धनखड़ जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं रहा सरकार के प्रति लोगों में। जननायक जनता पार्टी बीजेपी को ऐसा लगता है कि विश्वास पूरा है और सदन के पटल पर जब इस तरह की बातें होंगी तो देखना बहुमत से बहुत ज्यादा का आंकड़ा हमारे साथ होगा। इसको लेकर आपका मानना क्या है? वाकई में क्या ऐसे हालात बनेंगे जो कांग्रेस करी है, या फिर सरकार को पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ और ही इशारा कर रहा है? देखिए शमशेर जी, जैसा कि कल की के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है, कांग्रेस अपना विपक्ष का फर्ज अदा कर रही है, विपक्ष होने का फर्ज अदा कर रही है। जनता में सरकार के प्रति रोष है, नाराजगी है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन विधायक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है और जब तक विधायकों की संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि 45 विधायक इस वक्त सरकार को चाहिए बने रहने के लिए, क्योंकि 88 टोटल है, तो 45 विधायकों का आंकड़ा उनके पास हो सकता है। और सरकार का भय इस बात से दिखाई देता है कि निर्दलीय विधायक जो सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ईडी और आईटी जो है वो ये कार्रवाई कर रही है। जैसे कि महन से विधायक कुंडू के खिलाफ जो है वो बलराज कुंडू के खिलाफ आईटी के छापे पड़े हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है। यही काम जो है विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को दबाने का काम सरकार कर रही है। तो ये जो दबाव की कार्रवाई जो कर रही है, इसके पीछे साफ परिलक्षित होता है कि सरकार कहीं न कहीं भयभीत है कि कहीं निर्दलीय विधायक उनसे अलग ना छिटक जाए, कहीं जेजेपी के ज्यादातर विधायक जो है वो किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार से समर्थन वापस ना लेने और कहीं अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार के खिलाफ जो है वोट ना देने, इस बात को लेकर सरकार बुरी तरह से आशंकित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कल जो सदन में होगा, हंगामे के बावजूद, वोटिंग के बावजूद, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत को बनाए रख सकती है। एक और अहम सवाल धर्मपाल जी आपसे पूछूंगा मैं, ये व्हिप की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी व्हिप लेकर आती है, जेजेपी की तरफ से जारी किया जाता है, बीजेपी की तरफ से जारी किया जाता है। विश्वास अपने विधायकों में ये तीनों पार्टियों को कितना है, या तीनों पार्टियों को अपने अपने विधायकों पर इतना भरोसा नहीं रहा जिसके चलते सब किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात भी करूंगा, जेजेपी की भी और बीजेपी की भी, तीनों की बात करूंगा। देखिए, वैसे तो ये विश्वास की बात आपकी सही है, ये सवाल कि भाई लगता है कि तीनों पार्टियों को अपने अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है, और ये विश्वास अगर विधायक सही तरीके से आत्मा की आवाज पे अगर
मतदान करते हैं तो उसमें भी जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर विधायक को मौजूद रहना होगा, क्योंकि कई बार जो है विधायक अनुपस्थित रहकर भी सरकार की मदद कर देते हैं, या किसी बिल के या किसी कानून के पास होने, प्रस्ताव के पास होने या ना होने में अनुपस्थित रहकर भी योगदान दिया जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए जो है सभी पार्टियों ने विहिप जारी किया है, और विहिप भी जो है वो सभी पार्टियों ने जारी किया है और सभी विधायकों को मानना पड़ता है, क्योंकि उसकी सदस्यता जो है वो खत्म की जा सकती है उस पार्टी से, उसको अलग किया जा सकता है, तो इस वजह से उनको मानना होगा। लेकिन मतदान करते समय जरूरी नहीं है कि सब विधायक अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से ही मतदान करें। वहाँ विधायक जो है वो स्वतंत्र है इस तरह के प्रस्ताव को लेकर के। चंदेलिया साहब, एक बीच में सवाल ये आ गया कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को एकजुट कहती है। सब ये सवाल मेरा सभी पार्टियों से रहेगा कि एकजुटता की बात जेजेपी भी करती है, सभी विधायक साथ होने का दावा बीजेपी भी करती है, और अपने सभी विधायकों का एकजुट रहने का दावा कांग्रेस पार्टी भी करती है। विहिप का सवाल इसलिए आया कि कहीं ना कहीं क्या ये मन में आशंका थी, ये शंका थी कि सभी लोग शायद कल मौजूद ना हो, जिससे जो अविश्वास प्रस्ताव का आप प्रबल दावा करने की कामयाब होगा। आपको अपनी पार्टी के सभी विधायकों पर विश्वास था क्या? मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पूरी भूमिका में है, पहले दिन से हम पूरी भूमिका में, चाहे देश की बात है चाहे हरियाणा प्रदेश की बात है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके किसान मजदूर की आवाज उठाई है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जसपा सरकार की अनियमितताओं के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, किसान मजदूर के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमारी नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब, रणदीप सुरजेवाला जी, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले दिन से आवाज उठा रहे। रही बात हमारे विधायकों की, तो विधायक हमारे सभी एकजुट हैं, कहीं भी हमारी कोई गुटबाजी नहीं है, और विपक्ष की भूमिका निभाने का हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप कल देखोगे, जिनका जमीर जीवित है, वो जिनको भविष्य में किसान मजदूर से आवाज आंख मिलानी है, वो आप देख लेना। इस भय भ्रष्टाचार के माहौल से सभी, मैं बताना चाहता हूं, इनके भी भाजपा के जो विधायक असीम गोयल जी हैं, या पूर्व में जो विधायक रहे हैं और भी कार्यकर्ता रहे हैं, शमशेर सिंह राणा सिंह, ऐसे लोग इनकी पार्टी के खिलाफ बोले हैं, और जजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका जमीर जीवित है, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान मजदूर से उनको आवाज उठानी है। वो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य कहाँ है। धर्म अधर्म की ये लड़ाई है, धर्म की लड़ाई के साथ आप देखेंगे कल धर्म की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। और विधानसभा में प्रस्ताव जो कल लाया जाएगा, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इनकी सरकार गिरेगी, ये मैं बताना चाहता हूं। भाग सिंह दमदमा जी, जननायक जनता पार्टी के विधायक संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं चंदेलिया साहब, और दूसरा सवाल मेरा ये, विश्वास कितना है आप लोगों को अपनी पार्टी के विधायकों पर? विहिप जारी करना पड़ा, हालांकि इस प्रकार के मसले पर जारी करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन बिना विहिप जारी किए भी उनको बुलाया जा सकता था। आपसी तालमेल, इतना एकजुटता दिखाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होता है ऐसे मसलों पर, तो क्या ऐसी की जरूरत थी? शमशेर जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि चंदेलिया भाई ने अभी क्लियर ही कर दिया कि ये बात किसान की नहीं, किसी की कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हें ना तो किसान से सरोकार है ना किसी और से सरकार है, इन्हें तो बस रात को सोते सुबह दिखे कि हमारी सरकार बने, जो अभी कह भी चुके हैं। फिर ख्याली पुलाव बुलाने में कोई हर्ज नहीं है कि कल को सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्होंने कोई किसी की जीत नहीं कहा कांग्रेस की। मैं भी यही कहता हूँ कि कल को अविश्वास प्रस्ताव है वो कांग्रेस का आएगा पर सदन के अंदर, और वो बहुत बुरी तरह उनसे वो गिरेगा। लेकिन आपने अभी बात की कि विहिप जारी करने का, क्या दुनिया और देश के अंदर ये पहला मामला है कि कभी अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार विहिप जारी किया गया? विहिप जारी करना एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, भरोसा है सुनिए जननायक जनता पार्टी के 10 के 10 विधायक जो है एक छत्र के नीचे हैं क्या? ये कई बार सवाल खड़ा हुआ, इसलिए पूछा मैंने। एक छत्र के नीचे हैं, और वोटिंग में आप देखेंगे जजपा के 10 के 10 विधायक और बीजेपी के 40 के 40 विधायक और 5 निर्दलीय विधायक, ये बहुमत का आंकड़ा मैं आज आपको चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। कांग्रेस यही तोड़कर देख ले क्या तोड़ती है।
अरे ये तो सिर्फ सरकार चंदेलिया साहब, एक मिनट। आज कांग्रेस आंदोलन को एक मौके में अवसर में बदलने का असफल प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे कांग्रेस ने जारी किया व्हीप, चाहे भाजपा ने किया, चाहे हमने जननायक जनता पार्टी ने किया, ये जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। विधायकों को उसकी अहमियत बताई जाती है कि कल आपका सदन में रहना जरूरी है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको लोकतांत्रिक चंदेलिया साहब एक मिनट सुन लेना। जितेंद्र चंदेलिया जी, चंदेलिया साहब एक तो सुनते नहीं। जितेंद्र चंदेलिया जी सुने ना, बीच में ना बोले। देखिए, सबको बराबर बोलने का वक्त दिया जाता है। अपनी बारी में आप लोगों को कोई बात रह जाती है तो आप फिर से बोल सकते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, चंदेलिया साहब आपकी सारी बातें सब लोग सुन रहे हैं, आप बीच में क्यों टोकते हैं किसी को? भाग सिंह चंदेलिया साहब, क्या आप चाहते हैं कि जब आप बात करें मैं भी आपको इसी तरह इंटरेक्ट करूं? एक अच्छी कीजिए, सुनने वाला भी सुने, प्रदेश के अंदर जनता। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे। कृपया जितने अच्छे वक्ता हैं आप, उतने श्रोता भी बनिए। लेकिन यही ना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की एक ही रट लगाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया होता तो लगातार 2 मौके आए हैं आपको बाहर रखने के लिए। आज अब कल लेकर आइए, आपका स्वागत करें अविश्वास प्रस्ताव, आइए। और कल मैं आपको चैनल के माध्यम से संक्षेप में यही कहता हूं, मैंने आंकड़ा भी बता दिया कि ये आंकड़ा पूरा रहेगा और कांग्रेस पार्टी का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कल बहुत बुरी तरह से गिरेगा। संजय आहूजा जी, ये व्हीप को लेकर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों को पूरा अपने 40 विधायकों का एकजुट होने का पूरा भरोसा है क्या? सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी जैसी ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के होने का दावा करती है और देश के कई ऐसे राज्य, ज्यादातर राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, तो फिर इतना कोई आप लोगों को कोई आशंका है क्या? और जो एक बात कह रहे धर्मपाल धनखड़ जी की दबाव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है निर्दलीय विधायकों पर भी, ईडी के छापेमारी कार्रवाई के दौरान ऐसे खबरें भी आ रही हैं प्रदेश से। संजय आहूजा जी की आवाज बढ़ाएं। चलिए, आवाज में दिक्कत आ रही है आहूजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक। धर्मपाल धनखड़ जी, एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि एक सवाल जहन में आ रहा है कि विधायकों की भी अग्नि परीक्षा है, कई तरह की परीक्षाएं हैं। कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को यह दिखाना है कि हम 30 तो एक साथ हैं। दूसरा ये कि जननायक जनता पार्टी को यह दिखाना है कि हमारे 10 के 10 हमारे साथ हैं। बीजेपी को यह दिखाना है कि सरकार हमारी सेफ है, सुरक्षित है, निर्दलीय भी हमारे साथ हैं। और दूसरा ये उन विधायकों की भी अग्नि परीक्षा है जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के चलते उनके मन में जो कुछ चल रहा है, किसी को ऐसा लगता होगा कि राजनीतिक तौर पर हमारा अस्तित्व इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या रहेगा आने वाले 2024 में या जब भी चुनाव होंगे तब। ये जानना चाह रहा था आपसे। शमशेर जी, मुझे लगता है कि ये जो आपने सवाल उठाए हैं कि हर पार्टी अपने विधायकों को अपने साथ दिखाना चाहती है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव जो है इस वक्त जेजेपी के विधायकों पर है, निर्दलीय विधायकों पर है कि वो सरकार का साथ छोड़ दे। और जनता भी जो है लगातार प्रदर्शन करके इन विधायकों से निवेदन कर रही है कि भाई वो किसानों के मुद्दे को लेकर के और सरकार से समर्थन वापस ले। लगातार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी कई विधायकों के घरों पर जाकर के जनता ने उनके घरों पर जो है वो ज्ञापन प्रस्ताव किए हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार देखने में आ रही हैं। और सबसे ज्यादा खतरा जो लगता है वो जेजेपी के विधायकों का लगता है। निर्दलीय विधायक तो किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर निर्दलीय विधायकों को जो है वो सरकार ने नियंत्रित कर लिया है। ये मैं आप भी कह रहा हूँ। और जिस तरह से आहूजा जी कह रहे हैं कि दमदमा साहब, दमदमा जी हाथ हिला रहे हैं और चेहरे पर खुशी है, चेहरे पर खुशी का भाव है। देखेंगे इस खुशी को लेकर कल क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन मैं रोकूंगा एक बार आप सभी को बीच में, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तो बात इसी मसले पर करेंगे कि कल अविश्वास प्रस्ताव का दावा कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन एक सवाल ये कि व्हीप जारी करना, अपने विधायकों पर विश्वास कितना है, कितना किस पार्टी को नहीं है। और देखिए, परीक्षा तीनों पार्टियों की है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है और जननायक जनता पार्टी की भी है। जननायक जनता पार्टी को यह दिखाना है कि 10 कदम एक साथ हैं। बीजेपी को यह दिखाना है कि किसान आंदोलन के चलते किसी भी विधायक के ऊपर कृषि कानूनों को लेकर कोई दबाव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को यह दिखाना है कि हम कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और हमारी पूरी की पूरी टीम एक साथ है
इसको लेकर कल बड़ी परीक्षा है और कई सारी परीक्षाएं एक साथ होने वाली है। एक ब्रेक का वक्त है, फिर लौटेंगे तो चर्चा इसी पर लगातार करेंगे। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। बड़ी अग्नि परीक्षा कल है, कौन होगा सफल, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का दावा कर रही है कि कल ये कामयाब हो जाएगा। अब देखेंगे ये कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार की परीक्षा ले रही है या फिर विधायकों की परीक्षा ले रही है, और ये देखना चाहती है कि कौन कौन विधायक जो हैं वो सरकार के साथ हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की ये परीक्षा है कि उसकी पार्टी के सभी विधायक साथ हैं, कहीं बीच में किसी ने सेंधमारी तो नहीं कर ली है। दूसरा, जननायक जनता पार्टी की बात हम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 10 के 10 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन वही कुछ जो सवाल आया, हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनबंदेशा जरूर रहा होगा सभी पार्टियों के, इसलिए सभी विधायकों को कल उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसा मसला बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इसमें सरकारें गिर जाया करती हैं और सरकारें कई बार सुरक्षित भी रह जाती हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है ये कह रही है कि सरकार सेफ है, सुरक्षित है और 2024 में चुनाव होगा, तब जनता को अगर हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं हो तो सरकार जनता बदल भी सकती है। मेरे साथ भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से, चंदेलिया साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, धर्मपाल धनखड़ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आहूजा साहब मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संजय आहूजा जी, आपसे बात में कर रहा था, आवाज चली गई थी बीच में, व्हिप जारी करने को लेकर मैं बात कर रहा था और कांग्रेस पार्टी ये परखना चाहती है, देखना चाहती है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके सभी 40 विधायक एक साथ है, एकजुट हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव तो नहीं है, कोई नाराजगी तो नहीं है? निश्चित तौर पर इकट्ठे हैं, इसमें संशय नहीं है। और इसका जवाब जो आपने मुझसे पूछा कि ये व्हिप जारी क्यों किया गया, इसका जवाब आपने खुद दे दिया था थोड़ी देर पहले कि लोकतांत्रिक का हिस्सा है ये प्रक्रिया है एक इस चीज की। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया कि उनको कहीं ना कहीं उनको भी तो डर होगा, फिर अगर हमें डर है तो हमें इस तरह से कोई डर नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक का प्रक्रिया है कि हमने व्हिप जारी किया और हम 40 के 40 विधायक एकजुट होकर किसानों के हित की बात करते हैं। भाजपा पार्टी जो हमारी अलायंस पार्टी है, 10 के 10 विधायक बिल्कुल एकजुट है। चंदेलिया जी ने जो बात कही, क्या ये कल बात बड़े दावे से कल शाम को इसी डिबेट पर कह पाएंगे? जब इनका अविश्वास प्रस्ताव जब कल भी करेंगे इस पर चर्चा, कल भी करेंगे इस मसले पर चर्चा आहूजा साहब जी। तो इस विषय को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हम पूरी तरह से चिंतित नहीं है। हम पूरी तरह से इसको जीतेंगे और 10, 40 + 5
55 का आंकड़ा ये कल सबके सामने होगा। धर्मपाल धनखड़ जी, 55 सबके सामने होगा, ये बात हो रही है। और मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टियां कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के दौर से तो गुजर रही हैं, हालांकि वो दावे इस मंच के ऊपर कुछ भी किए जाएं, लेकिन विधायकों पर दबाव की बात मैं आपसे कर रहा था। जो विधायक हैं, हालांकि किसान आंदोलन को लेकर बात ये कही जा रही है कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, और इसी में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से जगहों पर इस प्रकार के प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे जो तस्वीर बनेगी इसके बाद 2024 में, उसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या तस्वीर आपको बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, 2024 की जहां तक बात है उसमें तो अभी काफी टाइम है। कोई और जिस तरीके से आज विरोध हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले तक या किसान आंदोलन के पहले तक कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाम लेकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन आज आम आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाने लगा है। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो किसान आंदोलन के बाद देखने को मिल रहा है। ये केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में इस तरह की चीजें लगातार दिखाई दे रही हैं कि लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के अब विरोध जताने लगे। नहीं तो कोई ये नहीं कहता था, वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को का विरोध करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी का समर्थन करता था। जहां तक बात है किसानों की, किसान वर्ग भी यही करता था कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सही है, लेकिन वो अकेला क्या करे, पार्टी साथ नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है और पूरा एनडीए गठबंधन भी उनके साथ है। और इसीलिए लगातार जो है वो कृषि कानूनों को वापस ना लेने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में उनका बहुमत है। राज्यसभा में अभी बहुमत नहीं था और बहुमत ना होते हुए भी कृषि कानूनों, कृषि विधेयकों को पास करवाया गया था। तो यहाँ अब सवाल ये उठने लगा है लगातार कि 2024 में जो चुनाव होना है हरियाणा में, उस तक तो बहुत पानी सर से बह चुका होगा। अब वो पानी किस तरह बहेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी से ये कहना मुश्किल है कि सरकार हो सकता है कुछ अच्छे काम करे और कुछ अच्छे कदम उठाए मनोहर सरकार, तो हो सकता है जनता उनके साथ रह जाए, जनता उन पर विश्वास रख ले। लेकिन जो गति इस वक्त चल रही है और जिस तरह से सरकार के नुमाइंदों को अपने प्रोग्राम रद्द करने पड़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा पा रहे हैं, मंत्रियों का लगातार विरोध हो रहा है, विधायकों का लगातार विरोध हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो दबाव है विधायकों पर, वो खास तौर पर उन विधायकों पर दबाव है जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विधायकों पर उतना दबाव नहीं है जितना ग्रामीण रूरल इलाके की जो विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायकों पर जबरदस्त दबाव जनता का इस वक्त है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों और चाहे निर्दलीय हों। ये दबाव कल दिखेगा क्या? जो दबाव धर्मपाल जी आप बात कर रहे हैं, दबाव कल दिख सकता है क्या, कहीं नजर आ सकता है, या फिर सरकार ने सब मैनेज कर लिया है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से मैनेज करने में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये तो कल फैसला होगा फ्लोर पर ही कि इस दबाव को सरकार कितना मैनेज कर पाई और कितना नहीं कर पाई। क्योंकि मैनेज करने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और मैनेज करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी भी कर रही है। लेकिन विधायकों पर दबाव है और दबाव झेल रहे हैं और बहुत से विधायकों को लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधकार में हो सकता है अगर इस वक्त वो सरकार के साथ। लेकिन एक बड़ी बात ये भी, अभी 2024 के चुनाव में काफी सारा वक्त है धर्मपाल जी, 2024 के चुनाव में अभी काफी सारा लंबा वक्त है, तो ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है जहां तक जो समझ आ रही है कि चुनाव में काफी देरी है। अगर चुनाव नजदीक होता तो तस्वीर बदल सकती थी। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर चुनाव नजदीक होता तो ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता, और लेकिन अभी चुनाव काफी दूर है। लेकिन इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव है और आज एक अविश्वास प्रस्ताव आता है और मान लीजिए ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है सदन में, तो आगे फिर मौके आएंगे। ऐसी
चीजें लगातार चलती रहती हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोगों में जो अविश्वास उठ रहा है, अगर कांग्रेस इसको हवा दे रही है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यही बात जो है 2014 से पहले यही काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे। हर छोटे बड़े धरने पर जाकर के वो उनको समर्थन दिया करते थे। और लेकिन आज तक जिन धरनों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त समर्थन दिया था, उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किया गया जी। ये भी एक सत्य है और बड़ा सत्य है जी। मैं कई बार जो है सबसे ज्यादा जो है रामविलास शर्मा जी गाया करते कांग्रेस की तरफ से हर धरने पर, हर तरह का जो आंदोलन होता था बीजेपी, वो हर तरह आश्वासन देके आते थे। लेकिन एक भी आश्वासन, वो मंत्री भी रहे, लेकिन एक भी आश्वासन पिछले 5 साल में पूरा नहीं हुआ। और वर्तमान सरकार का भी 1 साल हो चुका है, इसके कार्यकाल में भी पूरा नहीं हुआ जी। तो ये एक कटु सत्य है कि विपक्ष हमेशा जो है वो आंदोलनकारियों का समर्थन करने जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा पहले वाली सरकार कर रही होती। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग विपक्ष में रहते हुए जो समर्थन किया था पार्टी ने, वो सरकार में आने के बाद, वो सत्ता में आने के बाद उस पे काम होता हुआ नजर आया, ऐसा आप मानते हैं? चंदेलिया साहब, एक चीज आपसे, सरकार को परखना चाहते हैं आप या विधायकों को परखना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल है, सरकार को परखना चाहते हैं या विधायकों को परखना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन विधायक कृषि कानूनों के साथ है, कृषि कानूनों के साथ कौन नहीं है। ये भी तो परखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जितेंद्र चंदेलिया जी, चलिए संपर्क टूट गया, चंदेलिया साहब को जोड़े फिर बात करेंगे। उससे पहले भाग सिंह दमदमा जी, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बातें इस वक्त धर्मपाल धनखड़ जी कर रहे हैं कि सत्ता में कोई पार्टी होती है तो फिर विपक्ष का जो काम होता है वो आज सत्ता में है, वो पार्टी जब विपक्ष में होती थी वैसा नहीं होता था। और जिन मसलों को लेकर, जिन मांगों को लेकर, रोजगार को लेकर, देश में जो रोजगार के हालात है उसको लेकर, महंगाई को लेकर जो बातें विपक्ष में रहते हुए लोग करते हैं, सत्ता में आने के बाद वैसी चीज देखने को नहीं मिलती हैं। शमशेर जी, आपका बहुत वाजिब प्रश्न है और धर्मपाल जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जब विपक्ष में अपनी सरकार की बात होती है, सत्ता में आते ही लोग भूल जाते हैं। ये इनका वाजिब प्रश्न है, एक व्यवहारिक प्रश्न है आपका। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं उस दौर को याद करना चाहता हूँ कि जब देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री था देवीलाल जी जगताव, जब कोई सत्ता पक्ष और वो विपक्ष में थे तो ये अच्छा कार्य होता था तो उनकी प्रशंसा होती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जब गठन हुआ तो युवाओं के ऊपर सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा और फोकस लेकर चले थे। और सबसे बड़ी बात कही थी कि जब कभी मौका मिलेगा हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% रोजगार लेकर आएंगे। अभी 1 साल 1.25 साल सरकार में जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए जो दुष्यंत चौटाला जी ने पहल की थी और जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आज धन्यवाद भी करूंगा कि वो 75% के ऊपर जो युवाओं के लिए धरने मुजाहरे किए थे, आज उसको प्रदेश के सदन के अंदर लागू किया। और मेरे माननीय जो साथी प्रवक्ता साथी कांग्रेस से बैठे हैं, मैं काफी देर से सोच रहा था कि एक अच्छी बात के लिए तो जरूर कहेंगे कि युवाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया प्रदेश के अंदर जो रोजगार में पिछड़ रहे थे। तो इस प्रकार और बहुत से ऐसे कारण हैं, ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर गए हैं, आज वो इम्प्लीमेशन हो रही है। आज जनता मीडिया का युग है, आप सवाल पूछकर शाम को सारी चीजें निकाल लेते हैं। आज जो वायदे करेंगे, जिसके बारे में जाएंगे, वो पूरा करना पड़ेगा और ये सरकार वचनबद्ध है। जो बातें कही उनको पूरा करने के लिए। हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति है वो आज के मैं बात करूं तो नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में। उस पर क्या होगा? इम्प्लीमेशन तो पूरा हो गया, गवर्नर साहब मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये काम तो हो गया, 75% युवाओं को रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो इस वक्त हमारी स्थिति है प्रदेश की, पूरे देश में, वो सबसे ज्यादा खराब है।
देखिए, आंकड़ों में अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा नहीं, बहुत बड़ी स्टेटें भी हैं हमारे से जिनमें रोजगार क्यों और स्टेटों के प्रदेश के अंदर रोजगार ले रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे किसी तरह से हो। हरियाणा को आप उस स्थिति में मत रखिए, लेकिन किसी काम के लिए जो आज पहल की गई है उसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। आज ये लागू किया है, उसके बाद इसके जो एनालिसिस किए जाएंगे वो मेरा मानना है कि 1 वर्ष के बाद प्रदेश की युवाओं की स्थिति के ऊपर इसके ऊपर एनालिसिस बहुत अच्छी तरह फिट बैठेगा और हम आंकड़ों के सहित आपके पास भी आएंगे 6 महीने 1 साल के अंदर कि भाई हमने ये लागू किया था और आज प्रदेश के युवाओं को रोजगार की ये स्थिति है। और जितने भी कार्य आज सरकार प्रदेश के लिए, जैसे आपने बात की थी भी स्वामीनाथन आयोग, कितने टाइम से एक रिपोर्ट लटकी हुई थी, लेकिन आज किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य उसका मिल रहा है, उसकी उपज का। आज 1970-75 के पास आज गेहूं का रेट आ चुका है। आप लागत पर लेकर आए, लेकिन ठीक है जो आपकी बात आज किसानों की, लेकिन किसान की लागत की बात मैं आपसे करूं तो लागत कितनी बढ़ गई है भाग सिंह जी? जी, उसी हिसाब से तो आज डीजल कितना महंगा हो गया है, बिजली के रेट कितने महंगे हो गए हैं, किसान का खाद बीज कितना महंगा हो गया है। देखिए, आप ये तो कह देंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का 1.5 गुना दावा करने की बात सरकारें करती रहती हैं, लेकिन ये भी तो बताएंगे लागत कितनी बढ़ गई है। एक किसान जो है वो खेत में अनाज पैदा करता है तो कितना खर्चा उसको हो जाता है, मजदूरी तो मिलती ही नहीं उसको। वही बता रहा हूँ कि लागत के बाद आज भी अगर मूल्य निकालेंगे कई परिस्थितियों को, देखिए फर्क कहाँ पड़ता है, कहीं छोटा एकड़ है किसी के पास, उस पर लागत ज्यादा आ जाती है। एक एवरेज जो आती है, मैं कहता हूँ कि उसके नीचे जो आज जो छोटे एकड़ में है वो गेहूं के अलावा वो सब्जी के दायरे के अंदर पूरी तरह से जा रहे हैं। आज सब्जियों के अंदर किसान, खासकर मैं अपने एरिया मोरनी से रिलेटेड यमुनानगर तक चला गया, जितना बताऊं टमाटर और खीरे के अंदर आज वो छोटी छोटी से काफी ज्यादा उपज निकाल रहा है। आज किसान को भी हाईटेक होना पड़ेगा। जिस फसल की तरफ रुझान है, जिसमें मुनाफा है, आज किसान उसके ऊपर आ रहा है। और रही बात है कि जो छोटे जिम्मेदार हैं वो हैंड टू माउथ रह जाते हैं। अगर वो फसल उगाते हैं तो उनकी फसल मंडी तक भी नहीं जा पाती। आज ठीक है, कोई काश्तकारी करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी के पास जमीन ज्यादा है, आज वो फसल मंडियों में जा रहा है। जब जमीन ज्यादा है तो उस पर लागत कम आती है जनाब। तो इस प्रकार से किसानों की स्थिति सुधारने के लिए चंदेलिया साहब, आपसे मेरी बात हो पा रही थी, आप आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, विधायकों की परीक्षा के सरकार की परीक्षा है ये, सभी विधायकों की इम्तिहान किसका ले रहे हैं आप लोग? हरियाणा प्रदेश का जो शमशेरजी माहौल है, 34,000 पद रिक्त हैं अध्यापकों के, 1.5 लाख से ऊपर पद रिक्त हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के। वहां पर सरकार पीटीए टीचरों को निकालती है, वहां पर सरकार भर्तियां रद्द करती है। बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए इनका कोई गोल नहीं है। हर क्षेत्र में सरकार फेल हो चुकी है। भैर भ्रष्टाचार का आलम है, आए दिन हत्याएं होती है। जैसे मैंने अपने भाई राहुल चंदेलिया का पुलिस की दोषियों के साथ मिली भगत का मामला बताया आपको, तफ्तीश के नाम पर दोषियों को छोड़ा जाता है। और शराब और रजिस्ट्री घोटाला के ऊपर 9,500 करोड़ का राजस्व का भार सरकार पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे हरियाणा प्रदेश की जनता दबी हुई है। सरकार हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है। किसान मजदूर को मारने का काम किया, लाठीचार्ज करने का काम किया है, मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, और ये आय दोगुने की करने की बात करते हैं। आज किसान मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारी की 2021 तक डीए किस्त इन्होंने बंद कर दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये 75% जो ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये रोजगार देने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका जुमला है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार सरकारी नौकरी देने में युवाओं को सक्षम नहीं है, सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। सरकार छोटे व्यापारी को मारने का काम करती है, व्यापारी काम कर रही है, किसान मजदूर को मारने का काम साहब, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि परीक्षा, ये इम्तिहान किसका, सरकार का इम्तिहान है कि विधायकों का इम्तिहान ले रहे हैं आप लोग? ताकि जो प्रदेश में सरकार है, इस सरकार की इतनी तानाशाही है, उस तानाशाही से आज पूरा प्रशासन, सरकार जो कार्य कर रही है वो सरकार प्रदेश के हित में कार्य नहीं कर रही, अपितु जो निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। मैं छोटा सा कमेंट भाग सिंह जी, ये इम्तिहान, माफ कीजिए कल चंदेलिया साहब, ये इम्तिहान किसका है? जीवित है वो किसान मजदूर और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए वो पक्ष में आएंगे, क्योंकि भविष्य में उनको, उन विधायकों को किसान मजदूर और प्रदेश की जनता से आंखें मिलानी है। मैं बताऊं, ठीक है आहूजा साहब, विधायकों का इम्तिहान भी ले रही है, सरकार का भी इम्तिहान ले रही है विपक्ष कांग्रेस पार्टी।
देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष का सरकार का और विधायकों का जो है ये इम्तिहान ले रही है। ये इम्तिहान की घड़ी 2024 में आएगी कि जब हम अपनी बात पे खरे उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता इसका फैसला करेगी। ये कांग्रेस पार्टी कौन होती है इसका फैसला करने वाली? ठीक है, हम आज किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा ये जो 3 कानून बनाए गए, ये किसानों के हित के लिए बनाए गए, इसको लागू तो करें। कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर बात करें। किसानों को चोर ठहराया जाता था अगर मंडी से बाहर गेहूं बेचता था या अपना धान बेचता था या अपना चावल कहीं भी बेचता था। चलिए, उसको फ्री कर दिया। ठीक है, शुक्रिया आहूजा साहब, शुक्रिया आपका भी, भाग सिंह जी आपका भी, चंदेलिया साहब आपका भी, धर्मपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। वक्त मुझे और ज्यादा अनुमति नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि ये जो कल का दिन है ये खास है, और इस खास दिन को अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार गिरेगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि कृषि कानूनों के मसले पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है, जताना चाहती है कि जो जो विधायक सरकार के साथ हैं, वो चाहे जननायक जनता पार्टी के हैं, वो चाहे निर्दलीय हैं या फिर बीजेपी के विधायक हैं, वो कृषि कानूनों के खिलाफ अगर होंगे तो वो सरकार को वोट करेंगे, और अगर वो इनके खिलाफ नहीं होंगे, इन कानूनों के माफ कीजिए इन कानूनों के पक्ष में होंगे तो सरकार को वोट करेंगे, और अगर इन कानूनों के खिलाफ होंगे तो वो सरकार को बहुमत परीक्षण के दौरान वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जेजेपी और बीजेपी कह रही है कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। हालांकि कांग्रेस ये दावा शुरू से करती रही है कि कुछ विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं, बीजेपी के भी हैं, जननायक जनता पार्टी के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन ऐसा अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता, हम सब जानते हैं। और आज की चर्चा में निकलकर ये सामने निष्कर्ष कि ऐसा कहीं फिलहाल नजर नहीं आता कि सरकार के ऊपर कोई संकट के बादल मंडरा रहे हैं या किसी प्रकार से सरकार जो है विश्वास मत में है, क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, और चुनाव की जब दूरी होती है तब ऐसे हालात में जो विधायक सरकार के साथ हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे बीजेपी के निर्दलीय हों, वो सत्ता का साथ नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो कांग्रेस का दावा है, अगर उसमें कामयाबी हो जाती है, कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है, तो फिर हरियाणा में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ संकेत मिलता हुआ नजर आता नहीं है। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि कौन किस कृषि कानूनों के साथ है, कौन नहीं है, इसका जरूर कल पता लग सकता है कांग्रेस के हिसाब से। और जो किसान हैं, जिन किसानों ने आज प्रदर्शन किया या पहले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इलाके के विधायक, किस किस विधानसभा के विधायक जो हैं वो इनके साथ हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है कि 2024 में जब भी चुनाव होंगे तब वो लोग जो आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो कुछ और मन बना सकते हैं, जो बात अब तक निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।